आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये है कि जनन क्या है, मतलब जनन किसे कहते हैं, आखिर में जनन क्या होता है। तो चलिए जनन के बारे में समझते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है और अपना अस्तित्व कायम रखता है, जनन कहलाता है। जनन में क्या होता है कि कोई भी जीव क्या करता है, अपना जो जनसंख्या है अपने जनसंख्या को बढ़ाता है और जो अपना अस्तित्व है, अपना जो भी मतलब उनका वंशज है, अपने अस्तित्व को कायम रखता है। क्लियर है, इसे हम लोग जनन कहते हैं। अब चलिए मैं आपको जनन को अच्छे तरीके से समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए ये मान के चलिए कि ये आप है, ठीक है। आपने क्या क्या शादी कर लिया किसी से, चलिए ये आपने शादी कर लिया, ये आपका पत्नी है। अब आपका तो कोई ना कोई बेटा बेटी कुछ भी तो होगा ही। चलिए ये मान के चलिए आपका बच्चा है, यहाँ पर मान लीजिए आपका 2 बच्चा हुआ, ये एक बच्चा हुआ और आपका मान के चलिए ये एक बच्चा हुआ। क्लियर है, ये आप है, ये आपकी पत्नी है, ये आपका 2 बच्चा है। अब क्या क्या आपने, ये जो पहला वाला बच्चा है इसका भी आपने क्या क्या शादी दे दिया। तो ये जो आपका बच्चा था ये इसका पत्नी है। क्लियर है। अब ये जो पत्नी होगा इसका भी तो कोई ना कोई बच्चा होगा ही, तो ये उसका बच्चा है, मान के चलिए ये भी उसका बच्चा है। अब यहाँ पर जो आपका और एक था बच्चा, इसका भी जब आपने शादी दे दिया तो ये मान के चलिए अगर बेटा था तो ये होगा आपका कोई भी, मतलब ये जो बेटा है तो इस बेटा का ये पत्नी हो जाएगा। अब इसका भी तो कोई ना कोई क्या होगा, बेटा बेटी कुछ भी होगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो रहा है। देखिए पहले आप अकेले थे लेकिन इतना वंशज, इतना जनसंख्या आपने बढ़ा दिया। तो मतलब जनन क्या होता है, जनन क्या होगा कि जो भी जीव रहेगा अपने संख्या में वृद्धि करेगा, यानी अपना जनसंख्या को बढ़ाएगा और साथ ही साथ अपना जो वंशज है, अपना जो अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को कायम रखेगा। ठीक है। आप अगर देखे होंगे आप अपने घर को देखिए, आप अपने घर का ही एग्जांपल लीजिए ना। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूं, आप अपने घर के एग्जांपल को लेकर देखिए। ये मान के चलिए कौन है, ये आपका दादाजी है, ठीक है। अब पहले अगर आप घर में पूछेंगे तो आपके दादाजी का भी तो कोई पिताजी हुआ होगा। अब जो पिताजी था उसका भी कोई पत्नी था। क्लियर है। अब ये जो आपका दादाजी है इसके भी कोई और भाई होंगे, ये आपके दादाजी के भाई है, 2 ठो 3 ठो 1 ठो जितना भी भाई है। अभी क्या है, आपके जो दादाजी है इसके भी तो कोई बेटा बेटी है। मान के चलिए ये कौन है, ये आपके दादाजी का बेटा है, ये भी आपके दादाजी का बेटा है। यहाँ पर आपके दादाजी का एक बेटी भी है, ये आपके बेटी है। तो देखिए अब क्या होगा, जो दादाजी का जो बेटा होता है वही तो आपके पिताजी होते हैं। मान के चलिए ये आपके पिताजी है, तो यहाँ पर आपके जो पिताजी है इसका भी मान के चलिए 2 या 3 बेटा बेटी कुछ भी हो। तो ये क्या है, यही तो जनन प्रक्रिया से देखिए आपका जो वंशज इस प्रकार से बढ़ा है। मतलब जनन समझ गए, जीव क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपना अस्तित्व को कायम रखता है, इसी को हम लोग जनन कहते हैं। अब देखिए जनन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के जनन होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है, वह जनन जिसमें 2 भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब देखिए लैंगिक जनन किसको बोलेंगे, इसमें 2 अलग अलग लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग लिंग रहेगा और वैसे जीव जब भाग लेते हैं तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। और देखिए अलैंगिक जनन में ना कोई मतलब आवश्यकता नहीं है कि हमारा अलग अलग ही लिंग हो। यहाँ पर लिखा है कि वह जनन जिसमें 2 भिन्न लिंग वाले जीव की आवश्यकता नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं कि हमारा अलग अलग ही लिंग हो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। आगे बढ़िए, आगे के क्वेश्चंस को देखिए। विखंडन, विखंडन क्या है। तो देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मुख्यतः एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है उसे विखंडन कहते हैं। देखिए विखंडन मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, कोई भी आपके पास एक जीव है, ये क्या है, कोई आपके पास एक जीव है, ये आपका ये केंद्रक है, ठीक है। और ये जीव क्या होगा, टूटकर क्या करेगा, 2 ठो जीव बनाएगा, इस प्रकार से 2 ठो जीव बनाएगा या फिर 2 से अधिक जीव बनाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है अमीबा का है, अभी मैं आपको बताऊंगा।
अभी मैं आपको हर चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये आपका पास एक अमीबा का एग्जांपल है। ये अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है यहाँ पर, और ये टूट कर क्या हो रहा है, दो अमीबा में विखंडित हो जा रहा है। तो कभी भी कोई भी जीव रहे और अगर वह टूटकर दो या फिर दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को, इस जनन के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। और देखिए विखंडन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा द्विखंडन और दूसरा हमारा बहुखंडन। द्विखंडन मतलब देखिए, द्वि मतलब क्या होता है, दो होता है, खंडन मतलब क्या, बट जाएगा। मतलब कोई भी जीव अगर दो कोशिका में मतलब दो जीवों में विखंडित हो जाता है तो उसको हम लोग द्विखंडन बोलेंगे, और अगर दो से अधिक जीवों में विखंडन हो जाएगा तो उसे हम लोग बहुखंडन बोलेंगे। क्लियर है? तो पहले तो आप विखंडन को समझ लीजिए, यहां से विखंडन आप समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द्विखंडन के बारे में। देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव विखंडित होकर दो जीवों का निर्माण करती है उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया इत्यादि, ये सब में क्या होता है, द्विखंडन होता है। ये आपका जो है, ये आपका एक अमीबा का एग्जाम्पल है। ये आपका एक अमीबा का एग्जाम्पल है। अमीबा में देखिए आप एक बात याद रखिएगा, अमीबा में आपका द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से ये हमारे पास एक अमीबा है और ये क्या है, अमीबा का केंद्रक है। देखिए ये क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दो केंद्रक टाइप का बन रहा है, यहाँ पर दो केंद्रक टाइप का इस प्रकार का बना रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर ये डिस्टेंस बढ़ता है, मतलब दूरियां यहाँ पर बढ़ जाता है, और आगे जाके क्या हो जाता है, यहाँ पर एक अमीबा बनता है और यहाँ पर एक अमीबा बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संतति अमीबा कहते हैं। क्लियर है? मतलब अमीबा का ये संतान है। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पर अमीबा में क्या हो रहा है, यहाँ पर द्विखंडन हो रहा है। देखिए किस प्रकार से होता है, ये अमीबा है, यहाँ पर जो केंद्रक है, केंद्रक में थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, दूरी बढ़ता है, फिर साथ ही साथ यहाँ पर इस जगह पर इस प्रकार से दूरी बढ़ रहा है, फिर आगे जाकर क्या हो जाता है, ये जो है ये दो टुकड़े में इस प्रकार से बन जाता है। एक टुकड़ा ये रहा आपका, एक टुकड़ा ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विखंडन हो रहा है। जब आपका दो जीवों में खंडन होगा तो उसे हम लोग द्विखंडन कहेंगे। और ये सब जो है क्या है हमारा, ये संतति अमीबा है। क्या है, संतति अमीबा है। क्लियर है? समझ में आया द्विखंडन किसे कहते हैं? चलिए अब हम लोग बहुखंडन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बहुखंडन, इसमें क्या होगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव विखंडित होकर दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है उसे बहुखंडन कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, जो जीव होगा वह दो से अधिक जीवों का निर्माण करेगा। जैसे देखिए अमीबा में द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है। याद रखना बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अमीबा दोनों जगह पे लिख दीजिएगा, द्विखंडन में भी काम आ गया, बहुखंडन में भी काम आ गया। फिर क्या है, प्लेज्मोडियम इत्यादि। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये हमारा प्लेज्मोडियम का है, यहाँ पर भी क्या होता है, बहुखंडन होता है। और ये चित्र क्या है, ये जो चित्र ये हमारा अमीबा का है, जहां पे हमारा क्या हो रहा है, बहुखंडन हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है, देखिए ये जो हमारा है सारा का सारा ये सब हमारा क्या, अमीबा ही है। देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुखंडन मतलब क्या होगा कि कोई भी आपके पास वो एक कोशिका रहेगा, ये टूट कर क्या होगा, दो या दो से अधिक जीवों में विखंडित हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुखंडन बोलेंगे। तो अगर आपकी एग्जाम में आ जाता है तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप प्लेज्मोडियम वाला ये जो चित्र है इस चित्र को बनाइए, एग्जाम में सबसे बेस्ट है। और ये वाला जो है ये आपका ये वाला अमीबा का, मतलब ये वाला नहीं, मतलब एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा है ये आपका पूरा का पूरा क्या है, अमीबा का चित्र है। तो आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा देखिए ये वाला है, कुछ नहीं करना, इस प्रकार का आपको एक गोल गोल दे देना है, फिर आपको एक प्रकार गोल गोल दे देना है, फिर ऐसे 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 कर देना है, बस कहानी खत्म। बहुखंडन का एग्जाम्पल हो गया। कितना आसानी से आप इस चित्र को बना सकते हैं, देख लीजिए बहुत ही सिंपल सा चित्र है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन किसको बोलते हैं? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सबसे पहले जीव के शरीर पर एक उभार बनता है। पहले क्या होगा, जो भी जीव रहेगा जीव के शरीर पर एक उभार बनेगा जिसे मुकुल कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यह मुकुल समय के साथ बड़ा होकर अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है, उसे मुकुलन कहते हैं। समझ में आया? जनन, यहाँ पर मुकुलन क्या होता है, देखिए ये भी एक जनन की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जो भी जीव रहता है जीव के शरीर में सबसे पहले एक उभार बनता है और इस उभार को हम लोग मुकुल कहते हैं। और ये जो मुकुल है ये समय के साथ साथ बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ क्या हो जाता है, मतलब जैसे समय पार होता है समय के साथ साथ ये बड़ा होकर ये स्वतंत्र रूप से मतलब वहां से अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए हाइड्रा है, ईस्ट है इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर आप इस चित्र को देखिए समझ पाएंगे आप। ये जो चित्र है ये आपका हाइड्रा का चित्र है। ठीक है, ये आपका हाइड्रा का चित्र है। ठीक है, ये आपका हाइड्रा का चित्र है जो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा था ना, हाइड्रा। तो चलिए यहाँ पर देखिए इस चित्र को।
देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ पर एक थोड़ा सा उभार बना इस प्रकार से। अब ये क्या हुआ, उभार में धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वृद्धि हुआ, फिर यहाँ पर और ज्यादा वृद्धि हुआ है, और समय के साथ साथ क्या होता है, ये अलग हो जाता है और एक अलग हाइड्रा का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, इससे सटा हुआ नहीं है, इससे सटा हुआ नहीं है, मतलब ये आपका अलग हो गया, ये आपका यहाँ से अलग हो गया और एक नई हाइड्रा का यहाँ पर निर्माण हुआ। क्लियर है? तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई जीव किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, मतलब किसी भी कारण से कोई जीव क्या होता है, दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तथा इसका प्रत्येक भाग अपने खोए हुए हिस्से को प्राप्त करके नए जीव का निर्माण करता है, इस प्रकार के जनन को पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा इत्यादि। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल को देखिए, समझ पाएंगे। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ना प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से हुआ। अब ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अलग अलग हो गया, अलग हो गया। देखिए किसी भी कारण से दो या दो से अधिक मतलब जीवों में ये विभाजित हो जाएगा किसी भी कारण से। और पुनः क्या हो रहा है, देखिए जो आप इसका जो यहाँ पर देखिए, ये वाला इसको पुनः प्राप्त कर लिया, ये एरिया पुनः प्राप्त किया, फिर यहाँ से भी ये एरिया पुनः प्राप्त किया, ये वाला एरिया, और यहाँ पर पुनः प्लेनेरिया का निर्माण हुआ और यहाँ पर भी प्लेनेरिया का निर्माण हो रहा है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए मैं आपको इस चीज को और एक बार बताता हूं। देखिए ध्यान से, क्या होता है कि किसी भी कारण से क्या होता है, कोई भी जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तथा इसका प्रत्येक भाग अपने खोए हुए हिस्से को प्राप्त करके नए जीव का निर्माण करता है। और ये जो जनन का प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुनरुद्भवन बोलेंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो और एक बार समझिए आप। देखिए ये हमारा क्या है, एक प्लेनेरिया का चित्र है। ठीक है, ये प्लेनेरिया का चित्र है। देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है, मतलब ये जो रंगीन पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो रंगीन पार्ट है, यहाँ पर भी ये रंगीन पार्ट है, ये क्या हुआ, अलग हो गया। मतलब ये जो यहाँ पर प्लेनेरिया था ना, ठीक है, ये जो रंगीन पार्ट है ये यहाँ पर अलग हो गया इस प्रकार से सॉरी, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर अलग हो गया कुछ इस प्रकार से। अब देखिए ये अलग हो गया, मतलब ये वाला तो मेरे पास है, ये है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया तो है ये है, लेकिन ये क्या हुआ, अपना खोया हुआ जो हिस्सा है, मतलब ये जो रंगीन वाला पार्ट, ये जो खोया हुआ हिस्सा है इसको पुनः प्राप्त कर लिया। ये भी क्या किया, ये जो रंगीन वाला पार्ट है इसको पुनः प्राप्त कर लिया और एक प्लेनेरिया का यहाँ पर निर्माण किया। यहाँ पर भी एक प्लेनेरिया का निर्माण हुआ। बस यही होता है यहाँ पर। क्लियर है बात? तो आप इस प्रकार के इस चित्र को बना लीजिएगा। आप इस चित्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो कुछ पादप में जनन कायिक भाग से होती है, मतलब कुछ ऐसे पादप है जहां पे जनन कायिक भाग से होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। इसमें सबसे पहले एक अर्धचंद्राकार उभार बनता है। यहां पर क्या होता है, एक अर्धचंद्राकार उभार बनता है जो आगे चलकर पौधे का रूप धारण करता है। इस प्रकार के जनन को जनन कायिक कहते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। जैसे आलू का पौधा, ब्रायोफिलम का पत्ता इत्यादि। देखिए आप आलू का देखें ना, आलू घर में देखे होंगे। देखिए ये जो हमारे पास ये जो आलू है, ये जो आलू का ये चित्र है, देखिएगा आलू में ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है, ये इस प्रकार से हो जाता है। आपने ऑटोमेटिक देखिएगा इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलेगा आलू में। ठीक है, और इसी आलू को तो हम लोग रोपते हैं, इसी आलू को तो रोपते हैं। और ये सब जो है ना, ये जो अर्धचंद्राकार उभार है, यहीं से क्या होता है, नया पौधा हमारा यहाँ पर उगता है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ब्रायोफिलम का पत्ता है। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है और इसी से हमारा क्या होता है, नया पौधा होता है। तो ये सब जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए उत्तर, कुछ पौधों जैसे आलू, केला, ईख इत्यादि में बीज नहीं होता है। ये जो आलू, केला, ईख, ये सब में बीज नहीं होता है, जिसके कारण इन पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो आलू है, केला है, ईख है, ये सब में क्या होता है, बीज नहीं होता है। ठीक है,
तो इन पौधों को उगाने के लिए क्या किया जाता है, कायिक प्रवर्धन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो देखिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ है। पहला देखिए, लैंगिक जनन द्वारा जीव में होने वाले विकास को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दो प्रकार से मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो लैंगिक जनन में क्या लाभ है कि जो भी हमारे पास जीव है उसमें किस प्रकार से विकास हो रहा है उसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 2 नंबर देखिए, लैंगिक जनन में विकास के क्रम में जीव की संरचना में परिवर्तित होती है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, जब विकास होता है तो जीव का जो संरचना होता है उसमें परिवर्तित होती है। ठीक है। पॉइंट 3, लैंगिक जनन द्वारा जीव के नए युग्मज बनते हैं जिसके कारण आनुवंशिक गुण में परिवर्तन होती है। क्लियर है बात। तो इन 3 कारणों के चलते अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन का जो लाभ है यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है परागन। क्या है, परागन। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। और परागन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। क्लियर है, नहीं समझ में आया मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये आपका एक मतलब फूल का चित्र है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है, हमारा वर्तिकाग्र है। और ये जो आप परागकोश देख रहे हैं ना, परागकोश मतलब ये वाला, ये जो परागकोश आप देख पा रहे हैं, ये हमारा परागकोश होता है। और ये जो परागकोश होता है ना, यहीं पर हमारा परागकण होता है। मतलब परागकोश में ही परागकण होता है। और क्या बोल रहा है, ये जो यहाँ पर जो देखिए, ये जो परागकोश है यहाँ पर क्या होगा, आपका परागकण होगा, परागकण होगा, परागकण। और क्या बोल रहा है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मतलब ये जो परागकण है या तो इसी पुष्प का बात हो या फिर उसी जाति के अन्य पुष्प, मतलब इसी जाति का कोई दूसरा पुष्प लेंगे, के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। मतलब ये जो परागकण है जब ये क्या होता है, यहाँ तक पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। चाहे तो उसी पुष्प का बात करें या फिर इसी जाति का अन्य पुष्प का बात करें, तो जब क्या होता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। ठीक है, और परागन 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग एक को बोलेंगे स्वपरागन और एक को बोलेंगे परपरागन। क्लियर है, समझ में आया। मैं आपको फिर से और एक बार शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं। देखिए, ये जो आपका परागकोश है, परागकोश में हमारा क्या होता है, परागकण होता है। और ये जो परागकण है जब ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। बस यही सिंपल सा बात है यहाँ पर। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि स्वपरागन क्या है और परपरागन क्या है। देखिए, स्वपरागन देखिए पहले, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को स्वपरागन कहते हैं। मतलब देखिए, जैसे ये जो हमारे पास पुष्प है, मतलब यहाँ पर ये जो परागकण है, ये परागकण मतलब एक ही पुष्प जब रहे, मतलब इसी पुष्प का परागकण हो और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जब पहुंचे तो उसको बोलेंगे स्वपरागन बोलेंगे। अब स्वपरागन मतलब समझते हैं ना, स्व मतलब ही होता है खुद, मतलब जब खुद का होगा तो उसी पुष्प में सारा काम हो रहा है ना, इसलिए इसका नाम हुआ स्वपरागन। और परपरागन क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प में या फिर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उस प्रक्रिया को परपरागन कहते हैं। नहीं बोलते हैं पर मतलब जो पराया होता है, जो अपना नहीं होता है। तो बस यही हुआ परपरागन और स्वपरागन। समझ गए, आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। परागन क्रिया तथा निषेचन क्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करें। मतलब जो परागन क्रिया है और जो निषेचन क्रिया है, इन दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। तो देखिए, परागन क्रिया तथा निषेचन क्रिया के बीच निम्नलिखित अंतर है। क्या है, पहला आप लिखिएगा परागन एक साइड में निषेचन। तो परागन में क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया। निषेचन किसको बोलेंगे, जब परागकण अंडाशय में बीजांड से संयुग्मन करती है, इसे हम लोग निषेचन बोलते हैं। या फिर पुरुष के शुक्राणु, पुरुष का जो शुक्राणु है एवं मादा के अंडाणु और मादा का जो अंडाणु होता है का आपस में मिलना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, और इसी निषेचन के तहत क्या होता है, जनन होता है, जिससे क्या होता है,
जनसंख्या में वृद्धि होता है और कोई भी जीव अपने अस्तित्व को कायम रखता है। क्लियर है, 2 पॉइंट आप समझ गए। आगे देखिए, अब ये जो क्या है आपका यहाँ पर ये परागन में है, यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। परागन जो होता है जनन क्रिया का प्रथम चरण होता है और निषेचन जो है यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। ठीक है, परागन क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। उसी प्रकार से निषेचन भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। क्लियर है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए क्या है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है, या फिर मतलब अथवा ये क्वेश्चन आए फिर भी आपको आंसर लिखना है, या फिर अपरा, अपरा को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, पहला बात ये जो है ना ये आपका एक ऊतक है। ठीक है, ये क्या है आपका एक ऊतक है। इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है इस चीज को आपको बताना है। देखिए इसके उत्तर को, गर्भस्थ भ्रूण को मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। मतलब देखिए भ्रूण किसको बोलते हैं, जब गर्भस्थ के टाइम जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उनके पेट में जो भी बच्चा होता है ना, जब तक वो बाहर नहीं निकलता है तब तक हम लोग उसको भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण को पोषण किस प्रकार से मिलता है, तो जो भ्रूण होता है ना, मतलब गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। मतलब जो माँ का रक्त है उसी से पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए भ्रूण में एक विशेष प्रकार की ऊतक पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, और इसी ऊतक को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक ऐसी संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। ठीक है, और यह एक ऐसी संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है, जिसके कारण भ्रूण मां के शरीर से ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त करता है और पोषण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो मां के शरीर में जो भी भ्रूण होते हैं उस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। और किस ऊतक की मदद से, इस बात को आप याद रखिएगा, तो अपरा बोलिए या फिर प्लेसेंटा। ये क्या है, एक ऊतक है जो क्या करता है, गर्भाशय की भित्ति में एक ऐसा संरचना बना देता है जिसकी मदद से क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवन की जनन पद्धति में क्या अंतर है। पहले एक कोशिकीय में देख लेते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में अपने कार्य करने के लिए अलग से हाथ, पैर, कान इत्यादि नहीं होता है, अतः इन जीवों में विखंडन एवं बहुखंडन अलैंगिक जनन द्वारा होता है, जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया इत्यादि। जबकि लैंगिक जनन में दोनों विधियों द्वारा जनन होता है, जैसे उदाहरण में हाइड्रा, प्लेनेरिया। ठीक है, मनुष्य प्लेनेरिया में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। मनुष्य जानवर ये सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। बस यही था इसका कंसेप्ट। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब जो है हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इसमें क्या हुआ आपका अलैंगिक जनन हो रहा है। मनुष्य जानवर जो है इसमें आपका लैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यही हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, अथवा आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, या फिर डीएनए की प्रतिकृति बनाना जन्म के लिए आवश्यक क्यों है। तो देखिए उत्तर, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए बहुत आवश्यक है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के समय जनन कोशिका से 2 अलग अलग कोशिकाएं बनती है और यह कोशिकाएं अलग हो जाती है। इन प्रक्रिया में दोनों कोशिकाओं में समान संरचनाएं पाई जाती है जो मूल कोशिका के समान है। इस प्रकार से डीएनए की प्रतिकृति बनता है और जनन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, मतलब देखिए क्या हुआ, इस बात को मैं आपको समझाता हूं। पहला बात क्या होता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब ये बनना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि डीएनए की प्रतिकृति बनने के समय क्या होता है, जनन का जो कोशिका होता है ये 2 अलग अलग कोशिका बनाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर जो कोशिका होता है ना, दोनों कोशिका में क्या होता है, जो संरचनाएं होता है समान होता है, और ये क्या होता है एकदम मूल कोशिका के एकदम समान होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, इसीलिए जो डीएनए प्रतिकृति का जो प्रजनन में क्या महत्व है, तो बस यही महत्व है। और डीएनए की प्रतिकृति बनना जन्म के लिए आवश्यक क्या है, इसीलिए आवश्यक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।